हो गई 4। जो हम कल क्वेश्चन कर रहे थे ना, उन क्वेश्चनों को मैं आगे और 2-4 क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो उन क्वेश्चनों को भी देख लेते हैं जो आप पहले वाले टॉपिक है। तो आप लोग आंसर देना, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। ठीक है, आप तो लगाया है कि मैंने आवाज नहीं आएगी इसका। हेलो, आ गए ना? तो जो कल क्वेश्चन कर रहे थे ना, उन क्वेश्चनों को 1-2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं उसमें, तो वो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। आप लोग उसके आंसर देना, आप लोगों को याद हो तो, और नहीं हो तो मैं बताऊंगा इसे। ठीक है, कोशिश करना आप लोग आंसर दो। क्वेश्चन है, लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी में अंतर बताइए। वैसे आ जाएगा आप लोगों को, एक तरफ तो लघु बीजाणुधानी लिखनी है और एक तरफ गुरु बीजाणुधानी। ठीक है, पहला अंतर, लघु बीजाणुधानी का निर्माण कहाँ होता है? बताओ। पुंकेसर के पराग कोश में, पता है ना आप लोगों को? ठीक है, पुंकेसर के परागकोश में किसका निर्माण होता है? लघु बीजाणुधानी का निर्माण होता है। इधर गुरु बीजाणुधानी का निर्माण कल बताया था मैंने आप लोगों को, स्त्री केसर के, बताओ आप लोग, बीजांड में। ठीक है, या आप लोग लिख सकते हो स्त्री केसर के अंडाशय भाग में। किसने आंसर दिया क्या? ऑफ हो रहे होंगे सबके सब। ठीक है साहब, अगला देखो। आप लोगों ने देखा था कि लघु बीजाणुधानी में कितनी परतें बनी थी? इसमें 4 परतों का निर्माण होता है। आगे ना बात समझ में? 4 परतें थी ना, याद है क्या आप लोगों को? पहली परत कौन सी थी? बाह्य परत। दूसरी परत कौन सी थी? अंतः परत। तीसरी परत कौन सी थी? मध्य। और चौथी कौन सी थी? टेपिटम। ये 4 परतें बनी थी इसमें। और इसमें कितनी बनेगी? इसमें 2 परतों का निर्माण होता है। ठीक है, बाह्य परत और आंतरिक परत। ये किसका है? गुरु बीजाणुधानी का। ठीक है, तो 2 परतें इसमें बनती है। या आप लोग यहाँ पर, वैसे भी आप लोगों को पता है, जब बीजांड का निर्माण हो रहा था तो उसमें चारों ओर 2 परतें बनी थी अध्यावरण की। ठीक है ना, ये तो बाह्य थी और ये आंतरिक थी। हम ऐसे भी समझ सकते हैं, लेकिन हमें ये तो गलत है, बाह्य और ये। तो इसमें क्या है? 2 परतें पाई जाती हैं। अटक गया क्या? क्या चल रहा है? चल रहा है। अब देखो, लघु बीजाणुधानी में क्या होता है? अनेक लघु बीजाणु का निर्माण होता है। अनेक, बहुत सारे। उस दिन आप लोगों को बताया था भाई, एक कोशिका से ही 4 लघु बीजाणु बनेंगे।
अब वहां बहुत सारी कोशिका थी, तो बहुत सारी कोशिका से बहुत सारे लघु बीजाणु का निर्माण हो सकता है। ठीक है, जबकि यहां पर क्या होगा, एक ही गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। आप लोगों ने देखा था केवल वहां एक ही गुरु बीजाणु बना था लास्ट में, तो यहां एक ही गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। अब चौथा पॉइंट, यहां सभी लघु बीजाणु सक्रिय होते हैं। आप लोगों को बताया था मैंने कि इसमें सभी के सभी जो लघु बीजाणु होंगे वो सक्रिय प्रकार के होते हैं, मतलब सारे ही परागकण का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन यहां पर बताया था कि यहां तो 3 तो निष्क्रिय व 1 सक्रिय गुरु बीजाणु बनता है। ये आप लोगों को मैंने बताए थे। लघु बीजाणु धानी और गुरु बीजाणु धानी में अंतर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो सिंपल सा टॉपिक है। इसके बाद इसमें एक और क्वेश्चन आता है, ये जो लघु बीजाणुधानी, देख लो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो पहले पढ़ा हुआ है हमने। क्वेश्चन तो वही आते हैं जो हमने पहले पढ़ चुके होते हैं ना, उन्हीं के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये हमने पहले पढ़े थे। अब क्वेश्चन यो है कि लघु बीजाणुधानी व गुरु बीजाणुधानी के निर्माण में कौन सा विभाजन होता है। ठीक है, अब आप लोगों को पता होगा कि कौन सा विभाजन होता है, पता है क्या? नहीं है पता। अब देखो, आप लोगों को मैंने कल गुरु बीजाणुधानी का पूरा बताया था, तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि सबसे पहले तो उस कोशिका जो हमने आर्किस्पोरियल कोशिका बनी थी, उस आर्किस्पोरियल कोशिका में समसूत्री विभाजन हुआ था। फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए थे तो उसमें अर्धसूत्री विभाजन भी हुआ था। ऐसे ही जब हमने लघु बीजाणु का निर्माण पढ़ा था, तो उस लघु बीजाणु के निर्माण में सबसे पहले तो समसूत्री विभाजन हुआ और बाद में उसमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ और अगुणित कोशिका का निर्माण हुआ था। तो जो लघु बीजाणुधानी और जो गुरु बीजाणुधानी होती है, तो उसमें भी क्या होगा, अब यहाँ लघु बीजाणुधानी तो नहीं लिखना चाहिए था क्वेश्चन में। लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु के निर्माण में कौन सा विभाजन होता है, तो कौन सा विभाजन होगा, समसूत्री व अर्धसूत्री दोनों विभाजन होते हैं। आ गई आप लोगों को बात समझ में, यहाँ समसूत्री और अर्धसूत्री दोनों प्रकार के विभाजन होंगे यहाँ पर। ठीक है, अब आप लोगों को क्वेश्चन ये बताना है अगला, लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी के अंत में कौन सी संरचना बनती है। ठीक है, तो लघु बीजाणुधानी के अंत में तो क्या बनेगा, लघु बीजाणु। ठीक है, और गुरु बीजाणुधानी के अंत में क्या बनेगा, गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। लघु बीजाणु और यहाँ गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। ठीक है, कुछ बुकों में यहाँ पर अंड कोशिका भी दे रखा है। ठीक है, लेकिन जो अगर ऑप्शंस वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, ऑप्शंस वाले क्वेश्चन आते हैं, गुरु बीजाणु नहीं दे रखा हो तो फिर क्या करेंगे हम, अंड कोशिका उसको सही करेंगे, वरना गुरु बीजाणुधानी में गुरु बीजाणु का निर्माण होगा। यही आंसर सही करना है आप लोगों को। ये हो गया आप लोगों के क्वेश्चन।
इसके बाद आता है कि एक अपनी बुक में क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न संरचनाओं को क्रम में व्यवस्थित करें। अब कौन कौन सी संरचनाएं हैं उनको क्रम में व्यवस्थित करना है हमें। क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न संरचनाओं को क्रम में व्यवस्थित करो। अब कौन कौन सी संरचनाएं मैं बोर्ड पे लिखता हूं। नंबर 1 पराग मात्र कोशिका। नंबर 2 लघु बीजाणु जनन कोशिका। नंबर 3 लघु बीजाणु चतुष्क। नंबर 4 पराग कण। नंबर 5 नर युग्मक। आप लोगों को देख के बताना है कि इन पांचों में से कौन सी संरचना मतलब पहले किस कोशिका का निर्माण हुआ, बाद में कौन सी कोशिका का निर्माण हुआ। अगर आप लोगों ने लघु बीजाणुधानी का निर्माण, लघु बीजाणुधानी में किसका निर्माण पढ़ा था, लघु बीजाणु का निर्माण पढ़ा था, तो वहां पर मैंने आप लोगों को ये सारी स्टेप लिखाई थी। अगर आप लोगों को याद होगा तो आप लोग आंसर बता सकते हो। ठीक है, देखता हूं मैं आंसर किसको याद है। वैसे मुझे पता है, पूरा विश्वास है कोई नहीं बताएगा। ठीक है ना, मुझे पूरा विश्वास था भाई कोई नहीं बताएंगे। पढ़ते ही नहीं हो, पता नहीं देखते हो नहीं देखते। बताओ आंसर। अब देखो, सबसे पहले तो आप लोगों को पता है कि लघु बीजाणु जनन कोशिका बनेगी नंबर 1 पे। आप लोगों को मैंने बताया था कि भाई 4 परतें होती हैं, ये एक, फिर इसमें अंदर वाली अंतःस्तर, फिर हमने बताया था कि 3 ट्रिपल लेयर में क्या पाई जाएगी, मध्य परत पाई जाएगी ट्रिपल लेयर में। फिर बड़ी व विशिष्ट आकार की कोशिकाएं होंगी टेपिटम। फिर हमने को कहा था कि कोई सी भी एक कोशिका सघन जीव द्रव्य को ग्रहण करके आकार में बड़ी हो जाती है। तो ये आकार में बड़ी जो कोशिका थी 2n, सबसे पहले तो क्या बना था, लघु बीजाणु जनन कोशिका बनी थी। ठीक है, लघु बीजाणु जनन कोशिका के बाद नंबर 1 फिर इसमें समसूत्री विभाजन हुआ था, तो पराग मात्र कोशिका, तो ये हो गया नंबर 2। तो इसमें क्या हुआ, समसूत्री विभाजन, तो समसूत्री विभाजन से 2 कोशिकाएं बनेगी, तो ये हो गई पराग मात्र कोशिका, ये नंबर 2 वाली। फिर आप लोगों को बताया था कि इस पराग मात्र कोशिका में क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। और अर्धसूत्री विभाजन होने से कितनी कोशिकाएं बनेंगी, 1 2 3 4। ये मैं सामने आप लोगों को 4 बना दी, लेकिन वहां पर मैंने 3 बनाई थी, एक पीछे की तरफ। तो इसको क्या बोला था, लघु बीजाणु चतुष्क, तो ये नंबर 3 वाली। ठीक है, फिर इसके बाद लघु बीजाणु चतुष्क के बाद ये जो परत थी, केलोस परत नष्ट हो गई थी, और किसका निर्माण हो गया था, ये निर्माण हो गया था हमारे पास लघु बीजाणु या परागकण। लघु बीजाणु यहाँ है नहीं, परागकण का निर्माण हो गया है। और परागकण के अंदर क्या बनते हैं, परागकण के अंदर बनते हैं नर युग्मक, तो ये नंबर 5। ये सारी स्टेप आप लोगों को मैंने पहले भी बता दी थी। तो क्वेश्चन क्या बनता है इसका, निम्न संरचनाओं क्रम से जमाइए। तो ये सारी संरचना अपने बुक के पीछे दे रखे हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये है और इनको क्रम से जमाना है। नंबर 1 पे ये आएगी, नंबर 2 पे, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई विशेष बात नहीं है। अब अगला क्वेश्चन है, थोड़ा क्वेश्चन ही अटपटा है लेकिन आंसर सिंपल है उसका। क्वेश्चन है, आप मादा
आप मादा युग्मकोद्भिद के एक बीजाणु या बीजाणुज, ये बीजाणुक या आप बीजाणुज, या इसमें एक और वर्ड है बीजाणु, ठीक है। ये तीन वर्ड बताए गए हैं आप लोगों को, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन को सिंपल कर देता हूं और यहाँ कोष्टक में लिख देता हूँ। वैसे अपने बुक में नहीं लिखा हुआ है ये, लेकिन आप लोगों के लिए सिंपल कर देता हूं मैं इसको, भाई समझ में आ जाए। गुरु बीजाणु, आप मादा युग्मकोद्भिद के एक बीजाणुज, एक बीजाणु या एक बीजाणु या गुरु बीजाणु के विकास को समझाइए, के विकास को समझाइए। अब सपोज करो मैं यहां पर इसको नहीं लिखता गुरु बीजाणु, ठीक है, तो मैंने आप लोगों को समझाने के हिसाब से लिख दिया भाई गुरु बीजाणु आएगा इसका आंसर पूरा वो, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं नहीं लिखता इसको तो आप लोगों को कैसे समझना था ये क्वेश्चन कि हमें इस क्वेश्चन में क्या आंसर देना है, ठीक है। देखो क्वेश्चन खुद ही बोलता है कि भाई मुझे इस तरीके से सोल्व करो, ठीक है। अब क्वेश्चन ने पहले दे, अब हमें तो ये तो वर्ड कभी पढ़ाया नहीं गया अभी तक, तो ये बीजाणुक क्या है, या इस बीजाणु को हम बीजाणुज भी बोलते हैं क्या, ये बीजाणु तो पढ़ा हुआ है लेकिन हमने कभी एक बीजाणु का विकास पढ़ा ही नहीं, ठीक है। अब नहीं पढ़ा तो तीनों में से हम कंफ्यूज हो गए। अब इसके लिए हमारे पास क्वेश्चन सोल्व करने के लिए क्या वर्ड है, केवल हमारे पास ये एक वर्ड दे रखा है। क्वेश्चन क्या दे रखा है, मादा युग्मकोद्भिद के। अब मादा युग्मकोद्भिद मैंने आप लोगों को कल पढ़ाया है। नर युग्मकोद्भिद का मतलब तो आप लोगों को बताया था कि एक परागनली होगी, उसके अंदर दो नर युग्मक होंगे और उसमें एक ट्यूब केंद्रक होगा। ये संरचनाएं होंगी, तो किसकी संरचना है ये तो है नर युग्मकोद्भिद। अब मादा युग्मकोद्भिद का मतलब क्या है, कि मादा युग्मकोद्भिद का मतलब है कि बीजांड का विकास होगा, मतलब अंड कोशिका का निर्माण होगा जिसमें जनन की क्रिया होती है। अब अंड कोशिका में तो आप लोगों ने देखा था कि भाई बहुत सारी कोशिकाएं थी, 7 कोशिकाएं, 8 केंद्रक था, देखा था आप लोगों ने। 3 ऊपर प्रतिमुखी कोशिका, 3 नीचे अंड समुच्चय और बीच में एक ध्रुव, 7 कोशिका, उसमें 8 केंद्रक थे, ऐसा देखा था आप लोगों ने। अब देखो इसमें कुछ भी नहीं करना, आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगाना था कि एक बीजाणु, और किसमें, मादा युग्मकोद्भिद में, तो मादा युग्मकोद्भिद के अंदर एक बीजाणु कहाँ बना था। अब एक बीजाणु का मतलब है कि ये एक बीजाणु तो यही बना था, ये एक एन, मतलब ये वाली संरचना हमारे पास गुरु बीजाणु जनन में आई थी। तो हमें आंसर क्या लिखना था, कि हमें आंसर लिखना था कि गुरु बीजाणु का विकास। इस क्वेश्चन में क्या समझाना था हमें, इस क्वेश्चन के अंदर हमें आंसर है गुरु बीजाणु के विकास को समझाना है। अब ये गुरु बीजाणु का विकास मैंने आप लोगों को कल अच्छे से समझा दिया था, ठीक है। लेकिन अगर याद नहीं हो तो मैं थोड़ा सा एक आउटलाइन बता देता हूं आप लोगों को, उससे आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो हमारे पास क्या बन गई थी, हमारे पास ये बन गई थी गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, ठीक है। फिर इस गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में क्या हुआ था, एक समसूत्री विभाजन हुआ था और 2 अर्धसूत्री विभाजन हुए थे, ठीक है। जिससे क्या हो गया था, समसूत्री विभाजन हुआ तो एक कोशिका ये बनी, ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो इसके अंदर बन गई कितनी, 1 2 3 4 कोशिकाएं। ऐसे आप लोगों के सामने कल मैंने 4 कोशिकाएं बनाई थी, याद है क्या किसी को, नहीं रहा क्या याद।
फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि ऊपर वाली तीन तो क्या होती है, निष्क्रिय, और नीचे वाली एक क्या होती है, सक्रिय। ये सक्रिय क्या करती है, इन तीनों को पोषण के रूप में ग्रहण करके खुद आकार में बड़ी हो जाती है। तो ये क्या बन गया था, गुरु बीजाणु। क्या बन गया था ये, गुरु बीजाणु बन गया था। और सर क्या हाल चाल है, बहुत सुधर है। हाँ, तो ये क्या बन गया था हमारे पास, गुरु बीजाणु बन गया था। ठीक है, तो ये गुरु बीजाणु का निर्माण ही हमें इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, गुरु बीजाणु के विकास को समझाइए। तो यहाँ पर हमें यही समझाना था। तो आप लोग जब भी आंसर लिखो तो यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देना। ठीक है, वैसे पीडीएफ में नोट्स में है ये आंसर, ठीक है ना, लेकिन फिर भी नहीं हो तो ये आप लोगों के सामने मैंने बता दिया है। सबसे पहले क्या करना है, जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है उसमें एक समसूत्री व दो अर्धसूत्री विभाजन होंगे, जिससे 4 कोशिकाओं का निर्माण होगा। ऊपर वाली 3 निष्क्रिय होती है, नीचे वाली एक सक्रिय होती है। सक्रिय तीनों को पोषण के रूप में ग्रहण कर लेती है और आकार में बड़ी होकर एक बीजाणु का निर्माण करती है, या एक गुरु बीजाणु का निर्माण करती है। ये आंसर हो गया आप लोगों का। ठीक है, इसको आप लोग देख लेना क्योंकि ये क्वेश्चन भी अपने आया हुआ है। ठीक है, पूछा हुआ है, शायद मैंने देखा था ये अर्धवार्षिक में या वार्षिक के एग्जाम में, हाफ ईयरली एग्जाम होते हैं ना उनमें। ये आप लोगों के पास क्या तैयार हो चुके हैं, नर युग्मकोद्भिद मतलब परागकण तैयार हो चुका है, और हमारे पास क्या तैयार हो चुका है, मादा युग्मकोद्भिद मतलब हमारे पास अंड कोशिका तैयार हो चुकी है। ये दोनों हम पढ़ रहे हैं इसमें पुष्पपातों में जनन। तो जनन के लिए हमें क्या क्या आवश्यक है, एक तो नर युग्मक की आवश्यकता है और एक मादा युग्मक की आवश्यकता होती है। तो नर युग्मक का मतलब परागकण। तो हमने पूरे परागकण का निर्माण कैसे हुआ, पराग कोश में लघु बीजाणुधानी बनी, लघु बीजाणुधानी में विभाजन हुए और हमारे पास लघु बीजाणु बन गया। तो लघु बीजाणु पराग कोश से बाहर भी ले आए थे हम, समझ गए आप लोग। तो वो लघु बीजाणु तैयार हो गया, हमने कैसे किया सब आप लोगों को बता दिया। फिर हमें मादा युग्मकोद्भिद मतलब पराग वो अंड कोशिका का निर्माण करना था। तो हमने मादा युग्मकोद्भिद का पूरा विकास पढ़ लिया, उसमें गुरु बीजाणु जनन पढ़ा, भ्रूण कोश का विकास पढ़ा, और फिर लास्ट में 7 कोश के व 8 केंद्र के संरचना का निर्माण हम पढ़ चुके थे। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या हो गया, हमारे पास बन गया है नर युग्मक परागकण, मादा युग्मक अंड कोशिका, दोनों बन गए। अब दोनों को पास पास लाना है। ठीक है, मतलब दोनों में निषेचन की क्रिया करवानी है। तो निषेचन की क्रिया करवाएंगे तो उसके पहले ये जो पराग कोश से परागकण बनेगा N, और ये स्त्री केसर में यहां पर बन गया था, ये बीजांड बन गया था, ये अंड कोशिका है। तो निषेचन तो कब होगा, ये N यहां पर आ जाए, तो इस N को उड़ते हुए पहले तो यहां आना है, तो यहां आना है तो क्या होता है, यहां आना परागण, परागण की क्रिया होती है। ठीक है, तो अब हमें क्या पढ़ना है, परागण किसे कहते हैं, ये पढ़ना है अब हमें। ठीक है, हमारे पास ये तैयार हो गया, हमारे पास ये तैयार हो गया। अब हमें इसको यहां पहुंचाना है, तो यहां पहुंचाने की क्रिया है परागण। फिर इसको अंदर करवाना है इधर, फिर इसको यहां लाना है। अब बहुत लंबी प्रोसेस है लेकिन इसको धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे हम। टाइम कितना हो गया, ठीक है सर, ठीक है सर। हेलो, हाँ आप कौन से इंश्योरेंस है, हाँ आप कौन, आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से, मुझे से कि बाहर वाले,
पोटा से। तब ये अपने मेरे वालों को बोलो ना कि भाई 2 साल से बोलना चल रहा है, तो